जय पटेल, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू द लॉ पलटन। आज हम एक नया लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं जिसका टॉपिक है सेक्शन 9 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट, दैट इज रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। हमने प्रीवियस लेक्चर में दो सेक्शंस किए थे, दैट वाज सेक्शन 7 दैट टॉक्स अबाउट सेरेमनीज एंड सेक्शन 8 दैट टॉक्स अबाउट रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज। आज हम नया सेक्शन करने जा रहे हैं जिसका नाम है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, दैट इज सेक्शन 9 ऑफ एचएमए। हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 9 बताता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। ध्यान से समझिए जी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी। स्टार मार्क कर लीजिए, चाहे स्टार में आप मार्क कर सकते हैं जी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसका मतलब क्या है। आपको थोड़ा सा बड़ी बड़ी टर्म्स यूज की गई है, थोड़ा सा डर लग रहा होगा कि क्या मतलब है, बट लॉ बल्टन है जी आपके लिए इजी बना देगी। ठीक है जी। अब रेस्टिट्यूशन का क्या मतलब है, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है जी, रेस्टिट्यूशन का क्या मतलब है। अब रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है रिटर्न, वापस लाओ जी, टर्न बैक। आसान भाषा में, बिल्कुल बच्चों वाली भाषा में समझेंगे। ठीक है जी। रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है जी रिटर्न बैक, वापस लाओ। ठीक है जी। फर्स्ट टर्म क्लियर है जी रेस्टिट्यूशन की। रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है जी वापस लाओ। ठीक है जी। किसे हम आगे समझते हैं। रेस्टिट्यूशन किसको वापस लाना, ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, मैरिड रिलेशनशिप को वो कहता है कि मैरिड रिलेशनशिप को रिटर्न बैक ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, मैरिज के रिलेशनशिप को वापस लाओ। ठीक है जी, इतना वर्ड क्लियर है, दो वर्ड्स क्लियर है। पहला बताते हैं कि रेस्टिट्यूशन, रेस्टिट्यूशन इसका ऑफ मैरिड रिलेशन, ऑफ मैरिड रिलेशनशिप। ठीक है जी। वो कहते हैं कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की रिटर्न बैक मैरिड रिलेशनशिप राइट्स। ठीक है जी। राइट्स का मतलब होता है जी हक, हक हमारे वापस दो। ठीक है जी। और मैरिड रिलेशनशिप में कौन कौन आता है, हस्बैंड एंड वाइफ। ठीक है जी। तो इन दोनों में से कोई भी ये रेमेडी यूज कर सकता है कि उन्हें वापस बुलाओ। ठीक है जी। ये टर्म क्लियर है। आपको टाइटल क्लियर है जी, टाइटल इटसेल्फ है, बस थोड़े वर्ड्स टिपिकल है, बट वो इटसेल्फ बता रहा है कि रेस्टिट्यूशन वापस लाओ किसको, मैरिड रिलेशनशिप के राइट्स को, मैरिड रिलेशनशिप के राइट्स को। और मैरिड रिलेशन में कौन कौन से रिलेशन होते हैं जी, हस्बैंड और वाइफ का। हम एक्चुअली कर रहे हैं, मैरिज कर रहे हैं, तो उसमें सबसे प्रायर रिलेशनशिप क्या है जी, प्रायर रिलेशनशिप क्या है, हस्बैंड एंड वाइफ। तो कहते हैं हस्बैंड एंड वाइफ में से ये कोई रेमेडी यूज कर सकता है। ठीक है। ये आपको टर्म क्लियर है, इज टर्म क्लियर। ठीक है जी। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। हाँ जी बराबर। आगे चलते हैं जी। अब इसकी इवॉल्वमेंट कैसे है, ये बना कैसे है, ये कहां से आया है। ठीक है जी। हम पहले देखते हैं कहां से आया है। वो कहते हैं जी जो ये रेमेडी है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट, ये क्या है, ये कहां से आया है, हमें हमें ये पता चल गया है कि व्हाट इट मींस। ठीक है जी। रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है रिटर्न। ठीक है जी। रिटर्न बैक। कॉन्जुगल का मतलब होता है मैरिड रिलेशनशिप व्हिच अकर बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। राइट्स का मतलब है यहाँ। दोबारा से हम समझते हैं कि रेस्टिट्यूशन का क्या मतलब है। रेस्टिट्यूशन का मतलब है कि रिटर्न बैक। कॉन्जुगल का मतलब है जी मैरिड रिलेशनशिप्स। राइट्स का मतलब है जी, ठीक है जी। वो कहते हैं कि अब रिटर्न बैक किसको कर रहे हैं जी, रिलेशनशिप को रिटर्न बैक करना है। अब समझते हैं कि क्या कंसेप्ट है। आई होप आपको टाइटल क्लियर हो चुका होगा। अब इसकी क्या क्या कंडीशंस है, कहां से इवॉल्व हुआ है और इंडियन लॉ में अडॉप्ट किया गया। ठीक है जी। पहले द फ्रॉम जूइश लॉ, ये रेमेडी जूइश लॉ से अडॉप्ट की गई है। पहले अडॉप्ट की थी जी ने, देन टू इंग्लिश लॉ। जूइश लोगों ने, जूइश लॉ ने ये रेमेडी बनाई है जी, फिर अडॉप्ट की है जी इंग्लिश लॉ ने। ठीक है जी। ब्रिटिशर्स ने इसको अडॉप्ट किया है। फिर उसके बाद देन टू इंडियन लॉ, वो कहते हैं फिर इंडियन लॉ ने इसे अडॉप्ट किया।
ठीक है, मींस लागू करवाया, अडॉप्ट किया कि इंडिया में भी ये एनफोर्समेंट में होना चाहिए। ठीक है जी, ये कमेंसमेंट हम इसकी स्टार्ट करवा देंगे, शुरू करवा देंगे कि इंडिया में कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, कि कॉन्जुगल राइट्स को एक जो रेमेडी हमें दी गई है उसको हमें अडॉप्ट किया भी देन टू इंडियन लॉ। पहले जूइश ने इनको बनाया, ठीक है जी, फिर इंग्लिश लॉ ने इसे अडॉप्ट किया, फिर सेकंड टाइम अडॉप्ट किया जी इंडियन लॉ। ठीक है जी, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए टू फिक्स इन योर नोट्स। हाँ जी बढ़िया। अब हम इस रेमेडी को, इस राइट को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, थोड़े से टिपिकल है बट ग्लोबल टर्न है, इजी बना, फिक्र मत कीजिए। ठीक है जी, एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल कहते हैं, अब कहते हैं कि ए और बी मैरिड कपल है। ठीक है जी, ए एंड बी मैरिड कपल है, ए मेल है, बी फीमेल है। ठीक है जी, ए एंड बी से मैरिड कपल अंडर हिंदू मैरिज। ठीक है जी, और ये दोनों हिंदू हैं, ये हिंदू मेल है, ये हिंदू फीमेल है, और इनकी मैरिज हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर परफॉर्म की थी, सोलमनाइज की गई। ठीक है जी, अब कहते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल 2 साल हो गए इनको मैरिड एज अ मैरिड कपल रहते हैं। ठीक है जी, टाइम कितना हो गया जी 2 इयर्स। ठीक है, 2 साल हो गए इकट्ठे रहते हैं। अब एक ऐसा टाइम आया कि जो ये मेल है इसने अपना घर छोड़ दिया। ठीक है जी, जहां पे ये कोहैबिट कर रहे थे, रह रहे थे आफ्टर मैरिज। ठीक है जी, अपना रिलेशन ग्रो करवा रहे हैं। ठीक है जी, वो उसने घर छोड़ दिया। ठीक है जी, और ये पहले रहते थे सीजे हाउस, जिसे हम मैरिटल हाउस बोलते हैं। मैरिटल हाउस, सी मैरिटल हाउस है जहां पे ये ए और बी आफ्टर मैरिज रहते थे, कोहैबिट करते थे। ठीक है जी, कोहैबिट का मतलब होता है कि हस्बैंड एंड वाइफ मैरिज के बाद वहां पे रिलेशन कंटिन्यू कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। ठीक है जी, तो वो कहते हैं कि हम सी इज अ मैरिटल हाउस। कहते हैं अब ए जो हिंदू मेल है वो घर छोड़ देता है, वो घर छोड़ देता है किस कंडीशन पर, बी को बिना बताए। ठीक है जी, बी को बिना बताए घर छोड़ देता है। ठीक है जी, और एक डी नाम के घर पे रहने लग जाता है, अननोन हाउस। ठीक है जी, अननोन हाउस पे रहने लग जाता है। अब 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, अब इसको टाइम हो गया जी 3 साल। ठीक है जी, 3 साल हो गए इसको घर छोड़ गए। बी को इसने ये तक नहीं बताया कहां पर रह रहा है, क्यों छोड़ा है, क्या रीजंस हैं, वापस कब तक आया, कुछ नहीं पता। ठीक है जी, अब बी क्या करेगी, बी विल गो टू कोर्ट, कोर्ट के पास जाएगी, और कोर्ट के पास पहले ये बी कोर्ट के पास गई। अब बी कोर्ट को बताएगी कि जी जो मेरा हस्बैंड है उसने मैरिटल छोड़े 3 साल हो गए। ठीक है जी, मैरिटल हाउस को छोड़े 3 साल हो गए। कोर्ट पूछेगी क्या रीजन है, वो कहती है रीजंस भी नहीं बताए, कब आएगा ये भी नहीं बताया, और क्यों छोड़ा ये भी नहीं बताया, और कहां गया ये भी नहीं बताया। अगर कोर्ट को वो वैलिड लगेगा कि बी जो ए की वाइफ है ये बता रही है, ये रीजन बता रही है, अगर वैलिड लगेंगे तो वो एक डिक्री इशू करेंगे जी, डिक्री ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। डिक्री होता है ऑर्डर ऑफ कोर्ट। ठीक है जी, वो कोर्ट ऑर्डर करेगी कि इस ए नाम के आदमी को कोर्ट में पेश किया जाए। ठीक है जी, और उसको ऑर्डर करेगी। ठीक है जी, अब बी ने केस फाइल की है और ए को ऑर्डर किया जाएगा। सो बी इज ए अग्रीवेबल पार्टी, इंजर्ड पार्टी है, बी को इंजरी हुई है क्योंकि उसने छोड़ दिया है, उसने ए ने छोड़ दिया बी को। ठीक है जी, अब बी अकेली जो फीमेल हिंदू है वो कोर्ट के पास गई और रीजंस कोर्ट को वैलिड लगे, उन्होंने
ऑर्डर ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स फाइल किया और एक ऑर्डर किया कि आपने वापस आना है और बी के साथ कोहैबिट करना है, ठीक है जी, वरना बी डिवोर्स भी फाइल कर सकती है अगर वो चाहे, ठीक है जी। क्या कंडीशन है कि बी अगर चाहे डिवोर्स भी फाइल कर सकती है। डिवोर्स का मतलब होता है कि अलग अलग रहना, या आज से हम अपना वेडलॉक है जो मैरिड रिलेशन है वो तोड़ रहे हैं, ठीक है जी। तो ये बी की ये फर्दर कंडीशन है, हम बाद में देखेंगे क्या क्या कंडीशंस आती है। तो बी अब कोर्ट के पास गई, उसने डिग्री कोर्ट को वैलिड लगे रीजंस, डिग्री ऑफ कॉन्जुगल रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स अप्लाई हो जाती है कि इस पर ए पर। तो ए अगर बताना चाहे बता सकते हैं कि क्या क्या रीजंस थे, तो उसको सजा भी हो सकती है, ठीक है जी। अगर बी चाहती है कि सजा करवानी है तो वो करवा भी सकती है, अगर कहता है कि छोड़ दिया जाए वो छुड़वा भी सकती है, ठीक है जी। ये था जी छोटा सा एग्जांपल रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का। दोबारा से समझते हैं जी, ठीक है जी। मुझे पता है कि एक बार में समझ नहीं आएगा, आपको एक दो बार वीडियो को रिवाइंड करना पड़ेगा, ठीक है जी। अब हम स्लोली चलते हैं कि स्लोली एक बार दोबारा को एग्जांपल समझते हैं। वो कहते हैं कि एक ए नाम का एक आदमी है, हिंदू मेल, बी नाम की हिंदू फीमेल है, ठीक है जी। वो कहते हैं ये दोनों मैरिड कपल है और कहां पर कोहैबिट कर रहे हैं आफ्टर मैरिज, कहां पर शादी के बाद कहां पर रह रहे हैं, मैरिटल हाउस सी, ठीक है जी। सी नाम के मैरिटल हाउस है जहां पे वो आफ्टर मैरिज रह रहे हैं, ठीक है जी। मैरिज के बाद जहां पर हम रहते हैं उसको हम मैरिटल हाउस बोलते हैं। वो कहते हैं इस इन दोनों को मैरिज का 2 साल हो गए हैं, ठीक है जी। एक दिन ऐसा 2 साल के बाद एक दिन ऐसा आया कि ए है जो उसने अपना घर छोड़ दिया, अपनी वाइफ को बिना बताए, कोई रीजन नहीं बताया, कहां पर जा रहा है ये नहीं बताया, कब तक वापस आएगा ये नहीं बताया, ठीक है जी। टू ए डी अननोन हाउस दैट इज वेरी फार, ठीक है जी, बहुत दूर है जी, बी तक पता नहीं कि कहां पर है डी, ठीक है जी। जो ये अननोन हाउस है ये बी को नहीं पता, ठीक है, दैट्स व्हाई अननोन हाउस। अब ये उसमें रहने लग गया आफ्टर मैरिज। फिर कहते हैं कि बी कोर्ट के पास गई, ठीक है जी, बी से फीमेल हिंदू को कोर्ट के पास गई, कोर्ट को बताया, अपने रीजंस बताए, अगर कोर्ट को वैलिड लगते हैं रीजन देन कोर्ट विल एक्सेप्ट इट, ठीक है, नहीं तो रिजेक्ट कर देगी। अब कोर्ट को बी के रीजंस वैलिड लगे, कोर्ट ने एक्सेप्ट की, तो उन्होंने डिग्री ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स पास कर दी और ए को फाइंड किया, ऑर्डर उसको अप्लाई किया, ऑर्डर का मतलब ए पे ऑर्डर अप्लाई हो जाता है जी इसका रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का। ए पे अप्लाई हुआ, ए को बताया गया कि आपने शादी की है जी मैरिटल हाउस सी में रहने के लिए, अगर कहीं पे जा रहे हो तो इनको बताना पड़ेगा कि कब वापस आओगे, कहां पर जा रहे हो, पूरी अच्छी तरह से बी को बताना पड़ेगा, ठीक है जी। दिस वाज ऑल सेक्शन 9 दैट टॉक्स अबाउट कॉन्जुगल रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। ये थे हमारे सेक्शन। नेक्स्ट करते हैं हम कंडीशंस, क्या क्या कंडीशंस होती है जब बी कोर्ट के पास जाएगी, तो कुछ कंडीशंस होगी ना वो हम एक्सप्लेन अच्छी तरह से करेंगे। एक बार डायग्राम को नोट कर लीजिए, कहीं पे भी डाउट लगता है कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। हाँ जी, अब हमारे पास चलिए कुछ कंडीशंस जब कोई भी पार्टी कोर्ट में जाती है तो क्या कंडीशंस है। पहली कंडीशन है कि रिस्पोंडेंट हैज विथड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी विदाउट एनी रीजनेबल एक्सक्यूज, ठीक है जी। दोबारा से पढ़ते हैं कि रिस्पोंडेंट मतलब जो रिस्पोंड करेगा, ठीक है जी। रिस्पोंडेंट का मतलब है जी जो भाग गया जी, अपना मैरिटल हाउस छोड़कर भाग गया बिना बताए। हैज विथड्रॉन सोसाइटी से विथड्रॉ कर लिया जी, भाग गया, फ्रॉम दी सोसाइटी सोसाइटी से बिना बताए चले गया जी कहीं पर, विदाउट एनी रीजनेबल एक्सक्यूज, बिना कुछ बताए, बिना कुछ एक्सक्यूज दिए, विदाउट एनी रीजनेबल, ठीक है जी। रीजनेबल होना चाहिए, कुछ रीजन होना चाहिए कि क्यों जा रहा हूं, ठीक है जी। सो हमारे फर्स्ट कंडीशन में दो बातें आती हैं। पहली बात तो आती है कि विथड्रॉ, कि चले गए, ठीक है जी। दूसरी, ठीक है जी, विथड्रॉ कि चले गए। दूसरी बात आती है जी फ्रॉम दी सोसाइटी विदाउट एनी रीजनेबल एक्सक्यूज, रीजनेबल एक्सक्यूज, ठीक है जी, रीजनेबल एक्सक्यूज। आई गेस आपको फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो चुका होगा, ठीक है जी, रीजनेबल एक्सक्यूज।
दूसरी बात आती है, दूसरा पॉइंट आता है हमारे, इज कोर्ट सेटिस्फाइड आफ्टर द ट्रुथ ऑफ स्टेटमेंट, कि जो कोर्ट में स्टेटमेंट दी गई है, पिटीशनर ने स्टेटमेंट दी है कोर्ट में, क्या उससे कोर्ट सेटिस्फाइड है? ठीक है जी, क्या उससे कोर्ट सेटिस्फाइड है? इस पॉइंट में उसको प्रूफ करना होगा कि रिस्पोंडेंट है जो वो घर से, जिसने घर छोड़ा है, कि वो उसने कब छोड़ा है और क्यों छोड़ा है, उसको प्रूफ करना पड़ेगा। इज कोर्ट सेटिस्फाइड, कोर्ट सेटिस्फाइड है जो वो बोल रही है, उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि जो जो चीजें वो बोली जा रही है या कोई जो बोल रहा है, क्या वो सेटिस्फाइड कर रही है कोर्ट को, क्या वो सेटिस्फाई कर रही है कोर्ट को? अगर सेटिस्फाई करती है, देन डिग्री ऑफ restitution of conjugal rights will apply on respondent। ठीक है जी। फिर आता है जी पॉइंट नेक्स्ट, नो लीगल ग्राउंड व्हाई एप्लीकेशन शुड नॉट बी ग्रांटेड। वो कहते हैं कोई लीगल ग्राउंड नहीं है कि एप्लीकेशन को ग्रांट ना किया जाए। ठीक है जी, जो रेस्टिट्यूशन की एप्लीकेशन है उसको ग्रांट करना ही पड़ेगा। सो दीज आर 3 कंडीशंस under which degree of restitution of conjugal rights applies to a respondent। ठीक है जी, ये रेमेडी, ये एक मैट्रिमोनियल रेमेडी है। ठीक है जी, यू कैन से इसका एक दूसरा नाम है जी मैट्रिमोनियल रेमेडी। ठीक है जी, मैट्रिमोनियल रेमेडी है जी। ये तो जी कुछ कंडीशंस, कुछ हमारे पास जो कि सेक्शन 9 बताता है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। क्लास यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट फॉर इट। ठीक है जी, और एक और बात, हमारे पास एक टॉपिक रहता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ के। ठीक है जी, बर्डन ऑफ प्रूफ। अब बर्डन ऑफ प्रूफ क्या है कि प्रूफ करना पड़ेगा कि घर छोड़कर गया। ठीक है, जो आदमी घर छोड़कर गया हमें प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो ये था जी आज का टॉपिक हमारा सेक्शन 9 दैट टॉक्स अबाउट रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। आई होप क्लास आपको समझ आया होगा, आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा कि सेक्शन 9 हमें क्या बताता है। ठीक है जी, सेक्शन 9 हमें क्या बताना चाहता है। सो दीज वर कंडीशंस दैट कम्स अंडर सेक्शन 9 of Hindu Marriage Act 1955। हाँ जी, बट वेटिंग फॉर लॉ वोकैबुलरी। चलिए आज तो भी आपको 2 वोकैबुलरी वर्ड्स पता चलेंगे। पहली लॉ वोकैबुलरी है हमारे पास रिस्पोंडेंट, दूसरी है पिटीशनर। जब भी हम केस फाइल करते हैं कोर्ट में तो 2 पार्टीज बनती है। पहली पार्टी होती है जी पिटीशनर, जिसने केस फाइल किया है, जिसने केस फाइल किया। ठीक है जी, पिटीशनर को बोलते हैं जी हु हैज फाइल्ड ए केस। ठीक है जी, रिस्पोंडेंट का मतलब होता है जी हु हैज टू रिस्पॉन्ड दैट पिटीशन। ठीक है जी, 2 पार्टीज होती है, एक तो होती है पिटीशनर, एक होता है जी रिस्पोंडेंट। पिटीशनर वो होता है जिसने केस फाइल किया होता है। ठीक है जी, और केस को बोलते हैं पिटीशन, उसने पिटीशन फाइल किया, मींस केस फाइल किया, तो उस पिटीशन, जिसने पिटीशन फाइल की होती है उसको पिटीशनर बोलते हैं। ठीक है जी, पिटीशन का मतलब होता है जो आप केस लेकर जा रहे हो कोर्ट में, आपने पिटीशन फाइल किया है तो आप पिटीशनर हो गए, तो उस पिटीशन को रिस्पॉन्ड करने वाला रिस्पोंडेंट हो जाता है। ठीक है जी, जैसे हमने रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स में पढ़ा था एक एग्जांपल, जो बी नाम की वाइफ थी वो हो गई थी पिटीशनर, और जो ए नाम का मेल था वो हो गया था जी रिस्पोंडेंट। उसने पिटीशन को रिस्पॉन्ड करना है और पिटीशनर ने अपनी पिटीशन जाके कोर्ट में फाइल करें। ठीक है जी, और अब इनको याद कैसे रखना है? ठीक है जी, रिस्पॉन्ड आप सबको याद है, रिस्पॉन्ड करना, बहुत बढ़िया। रिस्पॉन्ड आपका डायरेक्ट एक वर्ड बन जाता है, रिस्पॉन्ड, फिर ईएनटी याद है, तो रिस्पॉन्ड एंड ईएनटी याद रहता है। ठीक है जी, फिर आता है जी हमारा पिटीशन। सिंपल, अगर आपको इसको छोटा करना है पिटीशन को, पहले पेट, पीईटी पेट, आईटीआई
ITI याद रहेगा, ITI, ITI, फिर ON, ऑन, फिर ER, ठीक है, पेट, ITI, ऑन, ER। दिस इज द वर्ड कॉल्ड petitioner, और ये वर्ड है हमारा रिस्पॉन्ड, और ये दिस इज द वर्ड कॉल्ड रिस्पॉन्डेंट, ठीक है जी। ये हमारे दो टर्म हैं जी आज के लॉ वोकैबुलरी के, रिस्पोंडेंट एंड पिटिशनर। हाँ जी क्लास, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, जो भी था सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे विद न्यू सेक्शंस, डिफरेंट सेक्शंस, ठीक है जी। और आई होप आप नोट्स बना रहे होंगे, साथ साथ वीडियो को पूरा देखकर फिर नोट्स बनाएं, ठीक है जी। साथ साथ अगर आप काम करोगे दैट इट विल बी डिफिकल्ट, पहले वीडियोस को पूरा समझे फिर आप नोट्स बनाएं, ठीक है जी। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल दैट एंजॉय योर लाइफ, अच्छी तरह से नोट्स बनाएं, एंड जब जब पढ़ना हो तो फोकस से पढ़ें, ठीक है जी। अगर फोकस नहीं लग रहा छोड़ दे तुरंत, रिफ्रेश योर माइंड, फिर दोबारा से बैठने पढ़ने एंड फोकस प्रॉपर्ली, ठीक है जी। मिलते हैं जी अगले वीडियो में, टिल दैट एंजॉय योर लाइफ, मेक नोट्स, जय हिंद।